गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है वह होने वाला है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ओम्स लॉ, टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल जो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पर डिपेंड होंगे, जो काफी आसान होगा। देखिए, तो सबसे पहले क्लियर करते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बारे में कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है। इसको सिंपली डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन से पहले क्लियर कर लेते हैं। इसको लिखा जाता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, by which it opposes the flow of electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज के बदले में आप इलेक्ट्रिक करंट भी यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की कोशिश करता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कहते हैं। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने किसी सेल से जोड़ दिया, एक सेल के साथ इसे हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा निगेटिव टर्मिनल हो गया। अब ये भी निगेटिव टर्मिनल और ये भी पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे ही किसी कंडक्टर को हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, तब तक इसको रास्ते में कुछ पॉजिटिव एटम्स मिले। पॉजिटिव एटम्स क्या होता है? वह एटम जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया रहता है, उसको पॉजिटिव एटम्स कहेंगे। इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये पॉजिटिव कैरी करने लग गया, सबसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए हैं। अब यह इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एटम से टकराएगा, इस इलेक्ट्रॉन का कोलिजन इस पॉजिटिव एटम से होगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था उसका पाथ फ्लक्चुएट होने लग जाएगा, यानी कि उसका पाथ रेसिस्ट होने लग जाएगा। जैसे कि आप सीधा जा रहे हैं, किसी चीज से आप टकराए, आप अपने पाथ को चेंज करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल पाथ क्या था, सीधा था, स्ट्रेट था। आप जब मूव किए, यानी कि आपको किसी ने मूव करने के लिए रेसिस्ट किया, तो आप मूव करके टर्न ले लिए। सेम उसी तरह से अब जैसे मान के आप रोड पे जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, रास्ते में ब्रेकर दिख गया, तो आप अपने बाइक को क्या करेंगे, स्लो करेंगे। उस ब्रेकर ने जिस प्रॉपर्टी की वजह से आपके स्पीड को कम करने की कोशिश की, आपके पाथ को रोकने की कोशिश की, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को रेसिस्ट किया जा रहा है तो उसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कहेंगे। कोई भी चीज अगर रेसिस्ट करता है तो उसको रेसिस्टेंस कहेंगे, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट किया जा रहा है तो उसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कहेंगे। सिंपली रेसिस्टेंस को, यानी कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, या फिर कहीं कहीं सर्किट में ऐसे भी फिगर बने हुए रहते हैं, यह भी रेसिस्टेंस का ही सिंबल है। अब देखिए, सपोज कीजिए भी हो गया, ये इलेक्ट्रिक करंट आई हो गया, तो इसी पर ओम साहब ने अपना एक लॉ दिया जिसे ओम्स लॉ कहा गया। ये 1828 में दिया गया और ओम साहब का पूरा नाम था
जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि ऐसे कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार जब वोल्टेज के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, जब हम किसी सर्किट में लगे पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। सपोज कीजिए इससे 2 वोल्ट का आपने सेल जोड़ा है, तो इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रहा है। जब यहां से 4 वोल्ट का आप सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी डबल हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड में भी थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है आप इंक्रीज करोगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कम या अधिक नहीं होना चाहिए, हमेशा का हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाकर के नियम लागू होगा। अब जब इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक टर्म आएगा कांस्टेंट का टर्म, और यहां पर इसी कांस्टेंट टर्म को रेसिस्टेंस कहा जाता है। आर जो है इसको रेसिस्टेंस कहेंगे। ये कांस्टेंट मान लिया जाता है, कांस्टेंट टू बी एज्यूम्ड, ये होता नहीं है, मान लिया जाता है। और ये कांस्टेंट सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए होगा। आगे हम लोग को पढ़ना है कि ओमिक कंडक्टर, और दूसरा पढ़ना है नॉन ओमिक कंडक्टर। वह कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे ओमिक कंडक्टर कहेंगे, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसे नॉन ओमिक कंडक्टर कहा जाता है। तो लेक्चर 5 में उसके बारे में हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बस अभी आप समझ लीजिए कि रेसिस्टेंस को हमने कांस्टेंट मान लिया गया, हमने माना, होता नहीं है। कुछ केस में रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब। तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक करंट आई निकालें तो लिख सकते हैं V बाई आर, आई इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं हम, और R निकालें तो लिख सकते हैं V बाई आई, लिखा जा सकता है ना, I इक्वल टू V बाई आर। और यहां से R निकालें तो V बाई आई, और I निकालें तो V बाई आर हो जाएगा, लिख सकते हैं आप। अगर R इज इक्वल टू V बाई आई होता है तो यहां से एक और डेफिनेशन बन सकता है जो एग्जैक्ट रेसिस्टेंस का डेफिनेशन है। इसको बोलेंगे द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट is called resistance, is called electrical resistance, या सिंपली इसको रेसिस्टेंस भी कहा जा सकता है, is called electrical resistance। एक और डेफिनेशन क्लियर होगा हमारा, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है किसका, रेसिस्टेंस का। द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। अब इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, या फिर ग्राफ के बारे में बाद में, पहले इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू होता है V बाई आई। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, जिसे ओम कहा जाता है। यानी कि वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम कहते हैं। इसको ऐसे डिनोट किया जा सकता है, इसे ऐसे डिनोट करके लिखा जाता है, यानी कि 1 वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम लिखा जा सकता है। अगर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर का हो, तो जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वह 1 ओम का होगा। जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होंगे वो कितने के होंगे, 1 ओम के रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होंगे।
अब इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं हम यहीं पर। अब देखिए, जैसे कि मान गए कि ये ऐसे और ये ऐसे, ये हो गया V, या इसको I मान लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये I और ये क्या हो गया, V हो गया। इसका जो ग्राफ होगा ये सीधा ऐसे जाएगा, यहां से आप R, यहां से R, हर एक पॉइंट पर रेसिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। यहां पर R मिलेगा तो यहां पर भी R ही मिलेगा। कैसे, जैसे कि मान गए यहां से आगे बढ़ा दिए, इसको थीटा मान लिए, तो लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू P बाई B। तो परपेंडिकुलर तो V है और बेस कितना है, I है, और V बाई I क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। इसलिए यहां पर VI ग्राफ जो होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये तो ओमिक कंडक्टर के लिए होता है, नॉन ओमिक के लिए थोड़ा सा ये चेंज होता है। ये ओमिक कंडक्टर के लिए हो गया। नॉन ओमिक के लिए इसका जो ग्राफ होता है हम आगे पढ़ेंगे आगे क्लास में, फिलहाल जान लीजिए कुछ ऐसे होता है। ये I हो गया, ये V मान लीजिए, इस टाइप का ग्राफ होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। 5th लेक्चर में इसके बारे में पढ़ना है, फिलहाल इसको देख लीजिए। मिटाएं इसे, रेसिस्टेंस क्लियर हुआ। अब देखने चल रहे हैं कि रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। मिटा रहे हैं इसे हम। रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है उसको देख लें हम। चलिए देखते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, फैक्टर्स कर दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस आर को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। सबसे पहले फर्स्ट कि रेसिस्टेंस आर इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मैटेरियल मीडियम, नेचर ऑफ मैटेरियल मीडियम एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और मैटेरियल मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि किस टाइप का आपने मटेरियल लिया है। जैसे कि एल्युमिनियम और सिल्वर, सिल्वर का रेसिस्टेंस कम होता है, एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस एज कंपेयर टू सिल्वर ज्यादा होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं, उस पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। किसी सर्किट में अगर रेसिस्टेंस आप जोड़ रहे हैं या किसी सर्किट का रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम और टेम्परेचर पर भी डिपेंड होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा ओमिक कंडक्टर के लिए, टेम्परेचर बढ़ेगा कोलिजन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। नंबर 2 में रेसिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये लेंथ जो लिया जाता है ना वो इलेक्ट्रिक करंट के पाथ के अकॉर्डिंग लिया जाता है। जैसे कि मान गए कि एक कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिक करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है तो लेंथ ये एल लेकर के चलेंगे हम। अगर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो लेंथ भी ऐसे लेकर के चलेंगे हम। तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट के पाथ पर, ठीक है ना। खैर छोड़िए, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना बड़ा वायर होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। जैसे मान गए एक 10 मीटर एल्युमिनियम का वायर है और एक 100 मीटर एल्युमिनियम का वायर है, तो निश्चित रूप से इसका लेंथ क्या है, ज्यादा है ना, तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा और इसका रेसिस्टेंस कम होगा। यानी कि जितना ज्यादा आप लेंथ बढ़ाएंगे उतना ज्यादा उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा।
अगर आप 100 मीटर से 200 मीटर कर दे रहे हैं तो इसका रेसिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा, और लेंथ बढ़ाते हैं तो और ज्यादा होने लग जाएगा। तो जितना ज्यादा आप लेंथ बढ़ाएंगे उतना ज्यादा उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम बताते हैं आपको कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। देखिए, एक पेपर हमने लिया, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, ठीक है ना, ये वायर के रूप में हो गया, ठीक है ना, ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला, इसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एरिया ए था और लेंथ एल था। तो कह रहे हैं कि दोनों इनवर्सली कैसे है, रेसिस्टेंस और एरिया। अब देखिए, अगर हम इसको ऐसे छोड़ के अगर इसको हम ऐसे मोड़ दें तो आप देखना एरिया बढ़ गया। ऐसे मोड़ने पर क्या हो गया, इसका एरिया जो था पहले के कंपेयर में ज्यादा हो गया, लेकिन लेंथ क्या हो गया, कम हो गया। देखना, पहले ऐसे था, ऐसे मोड़ करके हम रखे हुए थे, इस टाइप से मोड़ करके रखे हुए थे, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था और लेंथ देखो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब इसको हमने देखो, एरिया कम है, एरिया कम है, यहां पर एरिया कम है तो लेंथ ज्यादा है, और जब लेंथ ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी कि एरिया के कम होने से लेंथ ज्यादा होगा, और लेंथ ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अब इसको मोड़ करके हम कुछ ऐसे कर दे रहे हैं, इसको मोड़ करके हमने ऐसे कर दिया। अब देखो एक चीज, ये एरिया ज्यादा तो हो गया लेकिन लेंथ कम हो गया, देख रहे हो, लेंथ छोटा हो गया ना। उसी मटेरियल को हमने, उसी मटेरियल का है ये, मटेरियल चेंज नहीं करना है, जो वायर हम पहली बार लिए थे उसी वायर का यूज कर रहे हैं। जब आप एरिया बढ़ाओगे तो लेंथ कम होगा, और लेंथ कम होगा तो रेसिस्टेंस भी कम होगा, यानी कि एरिया के बढ़ जाने से, अगर एरिया बढ़ जाता है तो लेंथ जो है वो घट जाएगा, और लेंथ के घटने से रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। क्लियर, समझ में आया ना, कि एरिया घटेगा तो क्या होगा, लेंथ जो होगा उसका क्या होगा, एरिया घटेगा तो लेंथ बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो लेंथ घटेगा, ठीक है ना, और लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा ना। तो इस तरह से हो सकता है ये। अच्छा, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, देखना क्या प्राप्त हो रहा है, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि रेसिस्टेंस लिख सकते हैं L बाई ए, और यहीं जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट साइन आता है रो, ठीक है ना, ये R इज इक्वल टू हो गया रो L बाई ए। यही जो रो होगा ये होता है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर होता है, या इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दूसरा नाम होता है इसका, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दूसरा नाम होता है। अब देखते हैं कि जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। सो देखिए, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम, नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम एंड टेम्परेचर, और किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड होगा। नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम, वही सेम सिचुएशन जो इसमें जो बताया गया वही सेम, कि अगर आप मटेरियल को चेंज करते हैं तो उसका रेसिस्टिविटी भी अलग अलग मिलेगा। लेकिन इसमें एक देखने वाला बात है कि इट डजंट डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करता है।
जैसे मान गए एक 100 मीटर का आप एल्युमिनियम का वायर लिए हैं और एक 200 मीटर का एल्युमिनियम का वायर लिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस एल्युमिनियम का एरिया सपोज कीजिए 4 मीटर स्क्वायर है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका सपोज कर लेते हैं कि 8 मीटर स्क्वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप देखो कि दोनों में लेंथ और एरिया अलग अलग है, फिर भी फर्स्ट केस में और सेकंड केस में जो रेसिस्टिविटी होंगे, इसका रेसिस्टिविटी भी रो होगा और इसका रेसिस्टिविटी भी रो होगा। यानी कि लेंथ बढ़ा दो आप, एरिया बढ़ा दो आप, शेप साइज बदल दीजिए, बस मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए, तो उन सब का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान गए ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 50 डिग्री सेल्सियस पर है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करेंगे रेसिस्टिविटी का भी चेंजिंग शुरू हो जाएगा। तो याद रखना टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट तो होता है किस कंडीशन में, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। पार्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए और पार्टिकुलर मीडियम होना चाहिए, मटेरियल मीडियम होना चाहिए। कौन सा, पार्टिकुलर मटेरियल मीडियम होना चाहिए, तभी रो का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट माना जाएगा। मटेरियल मीडियम सेम होना चाहिए और टेम्परेचर जो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाकर के इस रो को कांस्टेंट मान करके हम चलते हैं। सो चलिए मिटा रहे हैं इसे, हम आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला को हम दूसरे तरीका से भी प्रूव्ड करेंगे। याद रखना R इक्वल टू रो L बाई A। अभी चल रहे हैं हम दूसरे तरीका से इसको प्रूव्ड करना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में इसको प्रूव्ड करेंगे हम, अभी पढ़ेंगे हम लोग जस्ट। चलिए देखते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अदर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अदर के टर्म में रेसिस्टिविटी देखने चल रहे हैं हम लोग। बाबू याद होगा इसके पहले वाला लेक्चर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था ई टाउ बाई एम, जहां पर ई क्या था, ई जो है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19। ई जो है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड है। टाउ जो है इसको कहते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, इसके पहले वाले लेक्चर में देख लीजिएगा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। सो और एम बराबर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इतने टर्म इसमें शामिल हैं। तो चलिए यहां पे आते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई टाउ बाई कितना एम। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ई टाउ बाई एम और इनटू ई लिखा जा सकता है। अब देखिए ई टाउ बाई एम और इनटू ई को लिख सकते हैं भी बाई एल, ठीक है ना। भी बाई एल, भी क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। लेकिन लेंथ ऑफ कंडक्टर हम बताएं कि क्या करना है, क्या देखना है, जिधर करंट फ्लो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर भी आपको डिसाइड करना है। अगर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो लेंथ ऑफ कंडक्टर ये लेकर के हम चलेंगे हम सो। तो हमारे पास VD का फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब I बराबर पढ़े थे हम लोग VD ENA, पढ़े थे ना VD ENA। अब इसको देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू यहां से रखिए, तो E टाउ बाई एम इंटू भी बाई एल इंटू ENA लिख सकते हैं हम। I इक्वल टू, अब I और इस भी को नीचे कर दीजिए तो I बाई भी। अब E में E से
तो ई स्क्वायर एन ए और बाई कितना हो जाएगा ml हो गया, और इनटू टाउ भी है, यानी कि I बाई भी इज इक्वल टू ई स्क्वायर एन ए टाउ, अब बाई कितना हो गया ml हो गया। हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है IR, और यहां से अगर v बाई आई निकालें तब R मिलेगा, v बाई आई निकालने से R मिलेगा, लेकिन हमको I बाई भी आया, तो क्यों नहीं हम v बाई आई कर दें। तो v बाई आई इक्वल टू लिख सकते हैं ml बाई एनी स्क्वायर ए टाउ। ये v बाई आई क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है, तो ml बाई एनी स्क्वायर ए टाउ हो गया। ये ओरिजिनल ओम्स लॉ हुआ स्केलर फॉर्म में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ इसे भी कहेंगे हम। R बराबर ml बाई एनी स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ओम्स लॉ इसको भी कहा जाता है। सो अब एक चीज देखो यहां पर, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर, हमने बताया कि कैसा लेंथ लेना है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग लेना है। N फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। N क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको N कहेंगे। E फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये टाउ फॉर रिलैक्सेशन टाइम हो गया। सो अब देखिए, अगर हम R इज इक्वल टू लिखें ml बाई एनी स्क्वायर ए टाउ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ml बाई एनी स्क्वायर टाउ ए। अब देखो यहां पर m, ये वाला टर्म जितना है वो सब का सब क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि फॉर्मूला पढ़े थे ना, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखिए L का L है, नीचे A का A है, तो जो टर्म है, जो बच गया टर्म, उसको कांस्टेंट मान लेंगे, और R इज इक्वल टू इस कांस्टेंट टर्म को रो मान लीजिए, रो एल बाई ए हो गया। ये भी फॉर्मूला आ गया, यानी कि R इज, यहां हम लिख दे रहे हैं कि उधर नहीं दिख रहा हो, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए आ गया। यानी कि रो के रूप में हम लिख सकते हैं m बाई एनी स्क्वायर टाउ। ये रो ही ना है, ये जो गोला घेरा हुआ है ये क्या है, ये रो है, रेसिस्टिविटी है। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला भी सामने आ गया, m बाई एनी स्क्वायर टाउ। रेसिस्टिविटी को लिख सकते हैं ना, m बाई एनी स्क्वायर टाउ। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया रो एल बाई ए। यहां से रेसिस्टिविटी अगर निकालो तो m बाई एनी स्क्वायर टाउ, इसी कांस्टेंट टर्म को हम रो मान के चले हैं, तो ये रेसिस्टिविटी हो गया। तो इस तरह से फॉर्मूला आपका वेरीफाई हो गया। सो रेसिस्टेंस का भी फॉर्मूला मिल गया, रेसिस्टिविटी का भी फॉर्मूला मिल गया, और रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच का रिलेशन भी मिल गया हमें। अब इस पर कुछ बातें जानने हैं, कुछ बातें जाननी है क्या, देखिए मिटा दी इसे। कुछ बातें क्या हैं देखते हैं उस बात को। थोड़ा देख लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो बच्चों अभी पढ़े हम R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है ना। तो क्रॉस गुना करते हैं तो रो एल बराबर R इंटू ए लिख सकते हैं हम, और रो इज इक्वल टू लिखा जा सकता है R इंटू ए, आप बाई एल लिख सकते हैं। ये रेसिस्टिविटी का सिंपल फॉर्मूला। यूनिट रखते हैं, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और बाई लेंथ का यूनिट मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, और रेसिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर।
ये यूनिट आ गया ओम मीटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, फोकस करें क्या है सो। जैसे कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर क्वेश्चन में कह दे कि इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर गेट डबल्ड, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर को डबल कर दिया गया, ठीक है ना, तो आप अपने मन से उसके एरिया जो होंगे उसको हाफ कर देंगे। लेकिन याद रखना सिर्फ दोनों में से कोई एक दिया रहे तभी। अगर कह दे कि लेंथ को डबल किया जा रहा है और एरिया में भी चेंजिंग दिया हुआ रहे तो ये वाला नियम वहां पर अप्लाई नहीं करेंगे। अगर लेंथ को हाफ कह दे, ठीक है ना, तो आप न्यूमेरिकल बनाते समय एरिया को अपने आप डबल कर देंगे। उसी तरह अगर लेंथ ट्रिपल हो रहा है, लेंथ ट्रिपल्ड हो रहा है, तो जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। उसी तरह अगर लेंथ 4 टाइम्स हो रहा है तो एरिया 1/4 होगा। यानी कि लेंथ अगर n टाइम्स बढ़ रहा हो तो एरिया में आप क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। जितना टाइम लेंथ बढ़ रहा हो उतना टाइम एरिया को घटा देना है। लेकिन यह फॉर्मूला और यह नियम तभी यूज करना है जब लेंथ और एरिया किसी एक में ही चेंजिंग क्वेश्चन में दिया हुआ रहे। अगर दोनों में चेंजिंग दिया हुआ रहे तो इस फॉर्मूला को हम यूज नहीं करेंगे। कैसे, हम क्वेश्चन पढ़ने चल रहे हैं इसके बारे में कि कैसे होता है, कैसे कैसे वैल्यू रखने हैं। इसे मिटा रहे हैं हम और चलते हैं कुछ वैल्यू देखने, हम कुछ न्यूमेरिकल देखने। कुछ न्यूमेरिकल से इसको क्लियर करें हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना बाबू, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस R is stretched n times its original length, find its new resistance, इसका न्यू रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कर एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है, कुछ देर के बाद उसके लेंथ को n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया गया, खींच कर लंबा कर दिया गया। सॉल्यूशन इसका देखिए, रेसिस्टेंस दिया हुआ है R और फर्स्ट टाइम में लेंथ को हम कितना मान लेते हैं, L मान लेते हैं, ठीक है ना। तो R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब कह रहा है दूसरी बार में कि न्यू रेसिस्टेंस कैलकुलेट करें। अब कह रहा है कि न्यू रेसिस्टेंस R डैश कैलकुलेट करना है जब लेंथ को n टाइम्स कर दिया गया, स्ट्रेच कर दिया गया, यानी कि n इंटू L हो गया। तो हमने बताया था कि जब लेंथ को जितना से मल्टीप्लाई करना है एरिया को उतने से डिवाइड कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ को ही स्ट्रेच करने की बातें हो रही हैं, एरिया के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया है, तो अपने मन से चलेंगे हम। अब देखिए न्यू रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई ए, वैल्यू पुट कीजिए, रो L का वैल्यू पुट करते हैं तो NL और बाई एरिया के बदले में, तो जितना लेंथ में आपने मल्टीप्लाई किया है उतना एरिया में डिवाइड कर दें आप। तो ये n ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा n स्क्वायर रो L बाई ए। तो R डैश इक्वल टू आ गया n स्क्वायर रो L बाई ए इज इक्वल टू n स्क्वायर,
रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, देखिए रो एल बाई ए को क्या कहेंगे, आर कहेंगे ना, तो एन स्क्वायर आर, यानी कि एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया कि जब भी नया रेसिस्टेंस निकालना हो तो लेंथ जितना स्ट्रेच हुआ है उसका डबल करके पुराने वाले रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इस पर क्वेश्चन एक देख लेते हैं, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि इफ अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ohm is doubled to its original length, find its new resistance। देखिए यहां पर कह रहा है कि रेसिस्टेंस लेंथ को क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है, यानी कि एल को क्या किया जा रहा है, 2L किया जा रहा है। तो पहले डायरेक्ट इस फॉर्मूला से रखते हैं, तो आर डैश बराबर एन स्क्वायर, तो एन क्या लेना है, एन क्या लेना है, लंबाई में जो स्ट्रेचिंग होगा उसको एन लेके चलेंगे, तो यहां पर डबल हुआ है तो 2, तो 2 का स्क्वायर और इंटू रेसिस्टेंस आर यानी कि पुराना वाला, तो पुराना वाला कितना ओम का है, 10 ओम का है ना, तो इंटू 10 कर दें, तो 2 2 जा 4, 4 10 जा 40 ओम हो गया। अगर ना विश्वास हो कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, हम फॉर्मूला से भी देख लेते हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर का वैल्यू कितना है, यहां पर 10 है, तो 10 इज इक्वल टू रो एल बाई ए कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट। न्यू रेसिस्टेंस आर डैश इक्वल टू रो, लेंथ को क्या किया गया है, डबल कर दिया गया है, तो एरिया को उतने से ही क्या करना है, डिवाइड कर देना है, याद है ना, बताया ना मैंने। तो आर डैश इक्वल टू ये 2 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4 रो एल बाई ए हो जाएगा, तो आर डैश इक्वल टू 4 और रो एल बाई ए कितना 10 है, तो 10, देखिए आर डैश इक्वल टू कितना आ गया, 40 ओम आ गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो सबसे बेस्ट ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला एन स्क्वायर आर। और सब्जेक्टिव में बाय द वे अगर बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बनाना है तब तो आपको ऐसे बनाना होगा, अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं है तो ऐसे नहीं बनाना, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में दिया हुआ है तो ऐसे बना करके चलेंगे हम, अदरवाइज गलत होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। मिटाएं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया कि जितना आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे एरिया को उतना ही क्या करना है, डिक्रीज कर देना है। लेंथ इंक्रीज कीजिए, एरिया उतना ही डिक्रीज कर दीजिए, ठीक है ना, उतना से ही एरिया को डिवाइड कर देना है। चलिए एक न्यू टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लेंथ को भी इंक्रीज किया गया है और एरिया में भी चेंजिंग लाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ रेडियस ऑफ अ वायर इज मेड हाफ एंड लेंथ reduce to 1/4, find its new resistance, find its new resistance। अब आ गया ना दोनों में चेंजिंग, लेंथ में भी चेंज किया और रेडियस में भी चेंजिंग ला, यानी कि एरिया में भी चेंजिंग ला दिया। तो जो पुराना वाला 2 क्वेश्चन अभी पढ़े हैं वैसे नहीं बनाएंगे इसे। मैंने बताया है कि लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा हो क्वेश्चन में, अगर एरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं हो तो एरिया को उतना ही डिवाइड कर देना है जितना लेंथ मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन इसमें दोनों किया है काम। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। हम जानते हैं R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, तो R इक्वल टू रो एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सर्कुलर होता है ना, तो एरिया लिख दे रहे हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते हैं न्यू रेसिस्टेंस कैलकुलेट करके देखते हैं। न्यू रेसिस्टेंस
तो रो इंटू एल कह रहा है कि रिड्यूस टू 1/4, लेंथ को 1/4 कर दिया गया, तो 1/4 एल हो गया, और रेडियस को क्या किया गया, हाफ कर दिया गया है, तो पाई 1/2 आर कर दिया गया है। इसमें वो वाला नियम नहीं लागू करेंगे कि लेंथ में 4 से डिवाइड किया गया तो एरिया में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, क्योंकि दोनों में चेंजिंग दिया हुआ है। अगर किसी एक में चेंजिंग दिया हुआ रहता तो दूसरे में अपने मन से चेंज लाते, लेकिन इसमें दोनों में चेंजिंग दिया हुआ है। अब देखिए आर डैश इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं रो एल बाई 4, रो एल बाई 4 बाई पाई आर स्क्वायर, और बाई 4 से 4 कैंसिल, तो न्यू रेसिस्टेंस जो हुआ वो आ गया रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। तो रो एल बाई यानी कि रो एल बाई पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो आर डैश इज इक्वल टू आर हो गया। यानी कि इस केस में न्यू रेसिस्टेंस जो रहा, न्यू रेसिस्टेंस अनचेंज्ड रहा, न्यू रेसिस्टेंस अनचेंज्ड रहा, यानी कि सेम ऑफ आर रहा, आर के बराबर हो गया। तो बताया ना मैंने, याद रखना इस बात को, किसी एक में चेंजिंग हो रहा है तो दूसरे में चेंजिंग करेंगे हम, लेकिन अगर दोनों में चेंजिंग दिया हुआ रहे तो आप जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा ही वैल्यू पुट करें। चलिए फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं हम, मिटा दें इसे। बस एक और क्वेश्चन देखेंगे, नहीं तो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख करके और फिर टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी देख करके और लेक्चर खत्म कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि अ सिलिंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड to increase its length by 10%. Find the percentage increase in resistance निकालने हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा इसका। R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, माना कि रो एल बाई ए को x मान लिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है न्यू लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ का 10% अधिक है, तो L प्लस L का कितना 10%, न्यू लेंथ निकल जाएगा, तो L प्लस ये 10 कट जाएगा, कितना हो जाएगा L बाई 10, यानी कि 11 L बाई 10, यानी कि 1.1 L आ गया। ठीक है ना, न्यू लेंथ निकल गया 1.1 L। अब निकालते हैं न्यू रेसिस्टेंस, फॉर्मूला से रो एल बाई ए, रो रहने दीजिए, एल के बदले में नया वाला लेंथ रखिए, तो 1.1 L। बाबू देखो यहां पर सिर्फ लेंथ में चेंजिंग दिया है क्वेश्चन में, तो एरिया में भी अपने मन से चेंज करेंगे हम, तो एरिया को क्या करेंगे 1.1 से, एल में 1.1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो एरिया में 1.1 से डिवाइड कर देंगे हम। अब देखो इसको लिख सकते हैं रो एल बाई ए इंटू 1.1, तो 1.21। रो एल बाई ए को क्या माने थे हम, रो एल बाई ए को आर माने थे, और आर किसके बराबर था, एक्स था, तो इसको लिख सकते हैं x इंटू 1.21, यानी कि 1.21 x आ गया नया रेसिस्टेंस, और पुराना वाला रेसिस्टेंस कितना था, x था। अब परसेंट इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, तो फॉर्मूला होता है चेंज इन रेसिस्टेंस बाय रेसिस्टेंस इंटू 100, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, आर डैश में से आर को माइनस कर देंगे
और बाई आर रहेगा और इंटू 100 हो गया। आर डैश कितना है 1.21x, आर कितना है x है और बाई x और इंटू 100 कर देंगे तो ये हो गया 0.21x बाई x इंटू 100, x से x कैंसिल, 0.21 इंटू 100 यानी कि 21% न्यू रेसिस्टेंस जो निकल गया, कितना इंक्रीज हुआ 21% का इंक्रीमेंट हुआ। सो आसान क्वेश्चन था। चलिए मिटा रहे हैं इसे हम, फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मिटा रहे हैं। अब देखने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। लास्ट पॉइंट देखने चल रहे हैं हम लोग। चलिए बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी के बेस पर मटेरियल के टाइप। देखिए नंबर 1 में होता है कंडक्टर। कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी रेंज होता है, रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी जो होता है वो होता है 10 का पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। इसके बीच में, इसके बीच का कोई ऑर्डर रहे तो आप समझेंगे वो क्या है, कंडक्टर है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर यूज करें हम तो सिल्वर का होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर, और टंगस्टन का 5.6 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर होता है। हो गया, यहां 10 का पावर -8 दिखा तो क्या हो गया, ये कंडक्टर में चला जाएगा। 2 नंबर में आता है इंसुलेटर। इसका जो रेंज होता है बाबू, रेसिस्टिविटी रेंज होता है वो 10 टू द पावर 4 ओम मीटर टू इनफाइनाइट होता है। क्योंकि इंसुलेटर को आप देखते हैं बहुत ज्यादा रेसिस्ट कर देता है तो इसको इनफाइनाइट लेकर के चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हार्ड रबर लिखें तो हार्ड रबर का जो रेसिस्टिविटी होता है 10 टू द पावर 13 ओम मीटर टू 10 टू द पावर 16 ओम मीटर होता है। वहीं अगर ग्लास की बात करें, शीशे के ग्लास की बात करें तो इसका होता है 10 का पावर 10 ओम मीटर टू 10 का पावर 14 ओम मीटर। ठीक है ना। चलिए नंबर 3 में इसके बीच का अगर कोई रहता है तो क्या मान के चलेंगे हम, वो इंसुलेटर है, ये लेकर के चलेंगे हम। अब जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर, उनका रेंज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का रेंज होता है। तो कंडक्टर का -6 ओम मीटर और इंसुलेटर का कितना 10 टू द पावर 4 ओम मीटर लिख सकते हैं हम। इसके बीच का अगर रेंज रहा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं हम, कार्बन का होता है 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 ओम मीटर। रेंज यहां देखो -5 है ना, किसके बीच में, -6 और 4 के बीच में है। -6 से -5 होगा, फिर -4 -3 -2 ऐसे करते करते फिर 4 तक पहुंचेगा। तो ये हो गया मटेरियल के टाइप, किसके बेस पर, रेसिस्टिविटी के बेस पर। हमने 3 टाइप का मटेरियल देखा और उससे रिलेटेड कुछ हमने एग्जाम्पल भी देखा। तो रहने देते हैं, आज का लेक्चर लंबा हो जाए। इसके बाद वाले लेक्चर में हम ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो रहने देते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।